चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास के अंदर हमारा लेसन है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे जिसको हिंदी में हम रस समीकरण विधि कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन की अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि। रस समीकरण विधि, विलियन की अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि। तो रस समीकरण विधि जो है किसी भी केमिकल सॉल्यूशन की किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम देखते हैं। देखिए, हालांकि ये जो लेसन है ना सॉल्यूशन विलियन जो है आपका 12वीं क्लास के अंदर आएगा। 12वीं क्लास का जो सेकंड लेसन है वो विलियन है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक या दो टॉपिक जो है वो मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। तो देखिए, विलियन की रस समीकरण विधि जो है, जो इसके अंदर अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको ज्ञात करने का एक पैटर्न है। देखिए, यहाँ पर हमें जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो उसमें हमें ना सांद्रता ज्ञात करनी पड़ती है। किसी भी विलियन की सांद्रता का मतलब ये होता है कि विलायक में कितना विलेय मिला हुआ है। ये विलेय है और ये विलायक है, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये विलियन बन जाएगा। विलेय, विलायक और विलियन, ठीक है। अब विलियन जो है वो इन दोनों को मिलाकर बना। अब अगर विलायक जो है, मान लेते हैं ये जल है, ये क्या है, ज्यादा मात्रा में होता है विलायक और ये कम मात्रा में होता है। मान लेते हैं कि ये नमक है, इसकी जगह NaCl है। तो अपने से ये पूछा जा सकता है कि विलियन में NaCl की कितनी मात्रा उपस्थित है, ठीक है ना। इसी को सांद्रता कह दिया जाता है। परिभाषा में बताऊंगा अभी। इसी को ही सांद्रता कहा जाता है कि विलियन में NaCl की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो ही इसकी रस समीकरण विधि हो जाएगी। मतलब कितनी मात्रा उपस्थित है, ये इसकी रस समीकरण विधि होगी। तो ज्ञात करने के ना कई सारे तरीके हैं, मतलब इसको हम कई अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, अगर विलायक ग्राम में लिया हुआ और ये भी ग्राम में है, यानी कि ये भार है, ये भी इसका भार है, तो अपने को जो मात्रक है वो भार वाले इसमें यूज करने पड़ेंगे। और मान लेते हैं कि विलायक जो है ml में लिया हुआ है और ये भी ml में लिया हुआ है, तो फिर अपने को जो मात्रक है वो आयतन वाले यूज करने पड़ेंगे। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये दिए किसमें है, इनकी इकाई जो है या इनके मात्रक जो है, इनकी इकाइयां किस जो है वो पद्धति में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इनकी स्टोइकियोमेट्री या इनकी मात्रा जो है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि अगर इनकी मात्राएं जो है वो द्रव्यमान में दी, यानी कि ग्राम में दी हो या भार में दी हो, तो फिर इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखो, इसके जो दो रूपों में इसको कर सकते हैं, द्रव्यमान भार इकाई, भार इकाई, ठीक है। द्रव्यमान भार इकाई क्या है, तो द्रव्यमान भार इकाई में आ जाता है, पहला आ जाएगा इसके अंदर द्रव्यमान प्रतिशत। ये ऐसे द्रव्यमान, इसको मास परसेंटेज बोलते हैं। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो हम 12th के अंदर सीखेंगे। फिर देखिए, दूसरा आ जाता है इसके अंदर मोल अंश, मोल अंश। तीसरा इसके अंदर आ जाता है मोल अंश के अलावा ppm, ppm, इसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। फिर चौथा आ जाता है मोललता, मोललता। ये सब में क्या है कि भार के अंदर भार मिला हुआ है, यानी ग्राम में या किलोग्राम के अंदर ग्राम घुले हुए हैं। तो इस तरीके से ये चार आ जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा आता है कि अगर आयतन के अंदर द्रव्यमान घुला हो, तो दूसरी इकाई जो है वो इसकी है द्रव्यमान आयतन इकाई। द्रव्यमान आयतन इकाई में आ जाएगा मोलरता, मोलरता। दूसरा आ जाएगा
नॉर्मल ताप, तीसरा आ जाएगा फॉर्मल ताप। ये सब इकाइयां हैं, ठीक है, नॉर्मल ताप, फॉर्मल ताप, ये सब तरीके हैं। और एक इसके अंदर और तुल्यांकी भार हो जाता है या तुल्यांकी द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, ये और आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि किस प्रकार से इसको अपन करेंगे, ठीक है। अब हम इनमें से जैसे मोलरता हमारे सिलेबस में है, मोलरता सिलेबस में है, इनको हम पढ़ लेते हैं। बाकी जो कुछ भी है वो सारा 12th क्लास के अंदर आपको आएगा, ठीक। तो अपने स्टार्ट करते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है और इस मोलरता से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको किस प्रकार से आएंगे ये अपने सीखते हैं। देखिए मोलरता की अगर मैं बात करूं, इसको ना कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, उस परिभाषा से फिर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। सीधा आपको इसके ऊपर सवाल आ रहा है, परिभाषा जो है जनरली पूछी नहीं जाती, सवाल पूछा जाता है। लेकिन 11th क्लास में अगर परिभाषा भी पूछ ली जाए तो वो अपने को पता होनी चाहिए। तो देखिए मोलरता क्या होती है, किसी भी विलयन के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। किसी भी विलयन के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मतलब मोलों की संख्या अपन को बतानी है, कितने मोल घुले हुए हैं, विलयन का आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और कितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी मोलरता कहलाएगी। समझ में आई बात? तो ये अपने को बताना है। अब इसका अपने फार्मूला बनाते हैं। तो इसके ना 4 फार्मूले बनेंगे, आपको ध्यान रखना है कि कौन से सवाल में कौन सा फार्मूला अपने को यूज करना है। देखो पहला फार्मूला m बराबर है, m हमारी मोलरता है। तो देखो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन भी किसमें, लीटर में, ये ध्यान रखना है। आयतन जो है वो लीटर में, अगर ये फार्मूला यूज कर रहे हो। ऐसा अगर सवाल आपको आएगा तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या होगा, मोलों की संख्या दी होगी और विलयन का आयतन आपको दिया होगा। आपको कुछ नहीं करना, मोलों की संख्या में आयतन का भाग दे देना, तो मोल आ जाएंगे उसके अंदर। क्लियर? दूसरा फार्मूला बनता है कि अगर आपको आयतन जो है वो लीटर में ना दिया हो, ml में दिया हो, आयतन लीटर में नहीं ml में दिया हो, तो कैसे करेंगे? देखो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, आयतन विलयन का आयतन लीटर में, और ml में, लीटर तो हो गया हो, ml में है। ml में अगर आयतन दिया है तो हम उसको लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा ml को, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो उसको यहाँ लिख देते हैं हमने 1000। ये दूसरा फार्मूला बन गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ लीटर जो था वो ml में चेंज किया और ml को हमने 1000 जो है मल्टीप्लाई करके वापस लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक ये बन गया। तीसरा फार्मूला देखो, तीसरा फार्मूला ये है कि अगर आयतन लीटर में दिया हो लेकिन मोलों की संख्या ना दी हुई हो, तो फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को सवाल के अंदर। तो मोलों की संख्या का फार्मूला जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो n = ये W/M होता है फार्मूला इसका, ठीक है, W/M। चलो मैं नाम लिख देता हूँ W। तो इसमें देखो
ग्राम में भार, भाई जिसके भी मोल निकालने हैं ना उसी चीज का ग्राम में भार बटा उसी पदार्थ का अनुभार, ये फार्मूला होता है मोलों का। ठीक, तो मोलों की संख्या अपने को नहीं दी हुई, हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला उनका रख देंगे इसके अंदर। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्राम में भार बटा अनुभार इनटू आयतन, विलयन का आयतन, आयतन मान लेते हैं कि लीटर में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा ये फार्मूला बन गया आपका। तीसरा चौथा फार्मूला, मोलों की संख्या भी नहीं दी हुई है और आयतन जो है वो ml में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ग्राम में भार बटा अनुभार इनटू आयतन, आयतन किसमें, ml में दिया है, गुना 1000। ठीक, चार फार्मूले आपके सामने बना दिए हैं, सब चारों के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर सवाल जो है वो आने चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ में आया सबको, तो ये आप इसको नोट करोगे अच्छे से, सब सारे फार्मूले एक से दूसरा बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। ठीक, तो इजी है, और ये सारे फार्मूले किससे बनेंगे, वो इससे बनेंगे, मतलब इस दो लाइनों से सारे फार्मूले बन जाएंगे। क्लियर है, चलिए सवाल करते हैं इसके ऊपर कैसे आएगा मोलरता के ऊपर। तो देखो मोलरता के ऊपर जो न्यूमेरिकल है अपने को, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा, इसको ध्यान से सीखना है क्योंकि ये 12th में भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये 11th में है, 12th का आपके जो 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल होंगे उसका ये पहला सवाल होगा मोलरता वाला, तो इसको ध्यान से सीखना है। चलिए, ये कह रहा है 2.8 ग्राम KOH 200 ml विलयन में घुला है। ठीक है, ये कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, ये कह रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या इसमें मोलों की संख्या दी हुई है, नहीं दी हुई। अच्छा, आयतन लीटर में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ये देखो ml में दिया हुआ, तो 4 नंबर पे जो फार्मूला लिखा था वो लगना है। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, W दिया हुआ है कितना, 2.8 ग्राम, और आयतन दिया हुआ है कितना, 200 ml दिया आयतन। ठीक, 4 नंबर फार्मूला जो हमने लिखा था वो क्या, ग्राम में भार बटा अनुभार, अनुभार उसी में रखना है जिसके हमने मोल निकाले हैं, बटा आयतन, आयतन ml में है इनटू 1000, तो ग्राम में भार कितना है, 2.8 ग्राम है, बटा अनुभार, अनुभार जो KOH का है ना वो 56 होता है, 56 होता है, जोड़ के देखोगे तो इसको 39 पोटेशियम का है, ऑक्सीजन का होता है 16 और 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 56 हो जाएगा ये टोटल इनटू 1000 बटा 200। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, ये लगा दिया 2000 बनेगा, 28 गुना हो जाएंगे 56। ठीक है, और कुछ नहीं बचा अब तो, 1000 बटा 4000 बचा है, या 1 बटा 4 बचा है, 1 में 4 का भाग दे दो, 0.025, ये आपका आंसर आ गया, मोलरता आ गई 0.025। बोलो, है मुश्किल? ठीक है, 025 ही आएगा,
0.25 0.25 है ना, सीधा 1 में 4 का भाग देते हैं तो 0.01 नहीं है, 1 है। ऐसे करके आप इसको याद करोगे। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को, कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कैसे सॉल्व होगा और